फिल्म की शुरुआत होती है एलन से, जो रात में खिड़की के पास खड़ी होकर कोई अजीब सा मंत्र पढ़ रही होती है जिससे किसी को बुलाया जा सके। डरावनी बात यह होती है कि जब वो बुलाती है तो एक परछाई सच में सामने आ जाती है और कहती है, तूने मुझे जगा दिया, अब तू पूरी तरह से मेरी है। एलन सिर हिलाकर हामी भरती है और बस अगले ही पल वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती। वहां उसकी उस रहस्यमय परछाई की नजदीकियां बढ़ती हैं, लेकिन फिर अचानक वो प्राणी उसे प्रताड़ित करने लगता है। जब एलन की तकलीफें हद पार कर जाती हैं तभी उसकी आंखें अचानक खुलती है और वो खुद को अपने ही बिस्तर पर पाती है। टाइम बीत चुका होता है और अब हम एलन को उसके पति थॉमस के साथ देखते हैं। एलन की अभी अभी शादी हुई है। थॉमस, जो एलन का पति है, एक रियल एस्टेट एजेंट है और आज उसकी कंपनी ने उसे ट्रांसिल्वेनिया भेजने का काम सौंपा है। उसे अपने कस्टमर काउंट और लोकी के लिए एक घर ढूंढना है। ये कस्टमर काउंट और लोकी खुद वहां नहीं जा सकते क्योंकि वे काफी बुजुर्ग हैं। वहीं एलन चाहती है कि थॉमस ना जाए, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। जाने से पहले उसने एलन को अपने दोस्त फ्रेडरिक के परिवार के साथ छोड़ दिया। थॉमस के निकलने से पहले एलन ने थॉमस से कहा कि उसे पिछले कुछ दिनों से बहुत डरावने सपने आ रहे हैं और उसे लग रहा है कि अगर थॉमस गया तो कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन थॉमस ने उसे समझाया कि ये सिर्फ उसका भ्रम है। एलन ने थॉमस को एक लॉकेट दिया जिसमें उसकी शक्तियां थी, ताकि उसे याद रहे कि जल्दी वापिस आना है। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं एक रहस्यमय आदमी को जो मोमबत्तियों से एक पंचकोण बना रहा है और कुछ अनुष्ठान कर रहा है। वो कौन है और ये क्यों कर रहा है, ये सब बाद में पता चलेगा। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब थॉमस ट्रांसिल्वेनिया के पास पहुंचता है तो वो वहां के स्थानीय लोगों से काउंट और लोकी के महल का रास्ता पूछता है, लेकिन जैसे ही वो उसका नाम सुनते हैं सब डर से कांपने लगते हैं और उसे वार्निंग देते हैं कि वो उधर ना जाए क्योंकि उन नामों का लेना भी वहाँ अपशगुन माना जाता है। उस रात थॉमस उन्हीं लोगों के साथ ठहरता है, लेकिन आधी रात को किसी अजीब आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि कुछ लोग एक लड़की को घोड़े पर ले जा रहे हैं। वो लड़की बिना कपड़ों की थी और फिर वो लड़की उतरकर एक कब्र खोदने लगती है और अचानक वो एक आदमी के सीने में खंजर घोंप देती है। खून उसके मुंह से निकलने लगता है। तभी अचानक थॉमस की आंखें खुलती हैं और पता चलता है कि ये सब एक सपना था। अब जब वो जाग चुका था तो उसने अपना सफर फिर से शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, क्योंकि पूरा गांव वीरान था, ये अजीब था कि एक ही रात में पूरा गांव कैसे गायब हो गया। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे एक घोड़ा गाड़ी दिखती है। शुक्र है उसने खुद को बचा लिया, लेकिन उसे एहसास होता है कि आसपास कोई नहीं था। शायद ये गाड़ी उसे लेने आई थी। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वो बैठता है उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। फिर भी वो अपने ग्राहक से मिलने के लिए एक्साइटेड रहता है। आखिरकार वो काउंट और लोकी से मिलने पहुंच जाता है। चारों ओर घना अंधेरा था और उसे डर लगने लगता है। सामने खड़ा काउंट लोकी भी बहुत भयानक लग रहा था। इस वक्त काउंट लोकी को दिखाया नहीं जाता, लेकिन थॉमस के चेहरे से साफ था कि वो उससे डर गया है। काउंट लोकी कहता है, तू बहुत देर से आया है और मुझे ये पसंद नहीं। अब से तू मुझे माय लॉर्ड कहकर बुलाएगा। फिर काउंट लोकी थॉमस को खाने के लिए कुछ ऑफर करता है। डरे हुए थॉमस के हाथ कांपने लगते हैं और गलती से उसका हाथ कट जाता है। तुरंत काउंट लोकी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आओ मैं इसे पट्टी कर दूं। जैसे ही वो ये कहता है थॉमस बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो महल में कोई नहीं था। काउंट लोकी गायब था और अब थॉमस और ज्यादा डर जाता है। तभी काउंट लोकी वापस आता है और उसके हाथ में एक अजीब भाषा में लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट था। थॉमस को अजीब लगा जब काउंट लोकी ने कहा कि ये उनकी पारंपरिक भाषा है और इस कॉन्ट्रैक्ट में बस ये लिखा था कि वो उनके जरिए एक घर खरीद रहा था। काउंट लोकी ने कहा, बस साइन कर दो। थॉमस को नौकरी की जरूरत थी तो उसने बिना ज्यादा सोचे साइन कर दिए। उसे बस अपना नाम और नॉसफेरातो शब्द समझ में आया, जो काउंट लोकी का दूसरा नाम था। क्यों इस नाम का कॉन्ट्रैक्ट में जिक्र था ये बाद में पता चलेगा। साइन करने के बाद नॉसफेरातु ने काउंट लोकी को थॉमस का लॉकेट देने को कहा। थॉमस को लगा कि अब शायद वो लॉकेट में एलन की तस्वीर दिखाए तो उसे वापस मिल जाएगा, लेकिन काउंट लोकी ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद थॉमस ने फिर से अपने लॉकेट के बारे में पूछा और वहां से जाने की इजाजत मांगी। अचानक उसकी आंखें खुली और वो पूरी तरह से कंफ्यूज था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। ये सपना था या हकीकत, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र अपने शरीर पर पड़े एक काटने के निशान पर पड़ी, जिससे उसका डर और बढ़ गया। फिर जब उसने ध्यान से लॉकेट को देखा तो उसमें कुछ अजीब सा नज़र आया। कोई अजनबी भाषा में कुछ लिखा हुआ था और उसमें कुछ अजीब सी हरकतें हो रही थी। लॉकेट में किसी तरह की आवाज़ें आ रही थी और उसमें बार बार एलन का नाम लिया जा रहा था। इसी वजह से एलन पर किसी की पकड़ होती जा रही थी। वो धीरे धीरे किसी के काबू में जा रही थी।
तभी अचानक काउंट लोकी थॉमस के पास आता है, उसे बेहोश कर देता है और उसका खून पीने के लिए उसे काटने लगता है। यहीं पर खुलासा होता है कि काउंट लोकी असल में एक ड्रैकुला है। दूसरी तरफ एलन जो इस सब का शिकार हो रही थी, अब ड्रैकुला की शक्तियों की वजह से पूरी तरह से उसके कब्जे में आ चुकी थी। उसकी हालत देखकर थॉमस के दोस्त की फैमिली बहुत डर गई। उन्होंने तुरंत एक डॉक्टर को बुलाया जिसने उसकी जांच की। डॉक्टर को लगा कि शायद एलन किसी मानसिक बीमारी से जूझ रही है। होश में आने के बाद एलन को अचानक टेंशन होने लगी कि थॉमस ठीक तो है ना, क्योंकि उसे गए हुए काफी वक्त हो चुका था और उसने अभी तक एक चिट्ठी भी नहीं भेजी थी। थॉमस खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। जब उसने चारों तरफ देखा तो वो अपने सेल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। इधर जिस डॉक्टर को एलन की जांच के लिए बुलाया गया था, वो पहले से ही एक और मरीज का इलाज कर रहा था। ये वही मरीज था जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। उसने अपने आसपास कुछ अजीब से अनुष्ठान होते देखे थे। कमरे में हर तरफ अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे और वो अजीब सी मुद्रा में बैठा था। जब उसने डॉक्टर फ्रेडरिक को बताया कि वो खुद काउंट लोकी है, इतना कहते ही उसने डॉक्टर फ्रेडरिक पर झपटा मारा जैसे कि वो उसका खून चूसना चाहता हो। ये साफ हो गया था कि वो काउंट लोकी का गुलाम था जो इंसानों से खून इकट्ठा कर रहा था। उस वक्त वो जितना हो सके उतना खून इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि काउंट लोकी जल्द ही यहाँ पर आने वाला है। सीन कट होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि थॉमस को कुछ लोगों ने बचा लिया है। उसके शरीर पर पड़े निशानों को देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि ये सब किसका किया धरा है, कोई और नहीं बल्कि खुद नॉसफेराटू। वे उसका इलाज करने लगते हैं और जैसे ही थॉमस को होश आता है वो उठकर बैठ जाता है, लेकिन उसे अपने दिल में कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो तुरंत एलन से मिलने के लिए निकलना चाहता था, लेकिन वहाँ के लोग उसे आराम करने के लिए कहते हैं, लेकिन नहीं, थॉमस उनकी एक नहीं सुनता और बीमार होते हुए भी एलन से मिलने के लिए निकल पड़ता है। इस बीच हम देखते हैं कि काउंट लोकी किसी ताबूत में बंद पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ थॉमस अपने शहर के लिए रवाना हो चुका है और रास्ते में वो कुछ पढ़ रहा होता है जिसे दूर बैठी एलन भी सुन सकती थी। उसी वक्त वो आदमी जो पहले से काउंट लोकी की पूजा कर रहा होता है, ये समझ जाता है कि काउंट लोकी अब रास्ते में है। एक जहाज पर जो थॉमस के शहर की तरफ जा रहा था, वहाँ अचानक चूहों का एक झुंड फैलने लगता है और ये तबाही जल्द ही थॉमस के शहर तक भी पहुँचने वाली थी, क्योंकि जहाँ भी काउंट लोकी जाता था वहाँ बीमारी और तबाही लेकर जाता था। अब वो चूहे पूरे जहाज के लोगों पर हमला करने लगते हैं और एक आदमी ये समझ जाता है कि ये चूहे काउंट लोकी के ताबूत से निकल रहे हैं। वो ताबूत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी काउंट लोकी ने उसे पकड़कर बुरी तरह से मार डाला। दूसरी तरफ एक और डॉक्टर फ्रेडरिक के साथ एलन का इलाज करने के लिए आ चुका था। अब एलन को रस्सियों से बांध दिया गया था। वो डॉक्टर से कहती है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा इस दुनिया को छोड़कर कहीं और चली जाती है। हाल ही में मुझे चीजें पहले से ही पता चलने लगती हैं जो भविष्य में होने वाली होती हैं। कभी कभी मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई मेरे कान में कुछ बोल रहा हो, लेकिन मैं समझ नहीं पाती कि वो क्या कह रहे हैं। और फिर ये डरावने सपने जो हर बार मुझे घबराहट में जगा देते हैं। बातों बातों में एलन अचानक अजीब महसूस करने लगती है और उसका शरीर बुरी तरह से झटके खाने लगता है। तभी डॉक्टर फ्रेडरिक उसे एक तेज इंजेक्शन देता है, जिसके लगने के बाद भी एलन को कोई एहसास नहीं होता और उनको समझ आ जाता है कि एक बार फिर से एलन की आत्मा इस दुनिया को छोड़कर कहीं और चली गई है। डॉक्टर को यकीन हो जाता है कि एलन को कोई भी मानसिक बीमारी नहीं है, बल्कि उस पर किसी अजीब शक्ति का कब्जा है। जब उसने ये बात दूसरे डॉक्टर और थॉमस के दोस्त को बताई तो उन्होंने साफ साफ इसे मानने से इनकार कर दिया। वो दोनों वहां से चले गए और फिर अचानक आधी रात के वक्त एलन को होश आ गया। होश में आते ही वो दरवाजे की तरफ दौड़ी और उसे खोला, जहां उसने देखा कि थॉमस बेहोश पड़ा हुआ था। इसी दौरान वो जहाज जिसमें काउंट लोकी था बहुत बुरी हालत में शहर के बंदरगाह तक पहुंच चुका था। पूरे जहाज में चूहे भरे हुए थे और अब वो शहर में फैलने लगे। इधर वो आदमी जो काउंट लोकी की पूजा करता था अपनी कोठरी से तेजी से बाहर भागता है। इस बीच थॉमस का दोस्त और फ्रेडरिक थॉमस का इलाज करने में लगे हुए थे। दिन ब दिन शहर की हालत खराब होती जा रही थी। चूहों ने पूरे शहर में बीमारी फैला दी थी और लोग मर रहे थे। खाने पीने की भी भारी कमी हो चुकी थी। अब हम काउंट लोकी और उसके गुलाम के बारे में सुनते हैं। वो कहता है कि वो एलन को ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा सकता, उसे कुछ और करना होगा। शायद एलन खुद मेरे साथ आने के लिए मान जाए, वो गुलाम कहता है। अब हमें पता चलता है कि लैटिन भाषा में नॉसफेराटू का मतलब वैम्पायर होता है, इसलिए उस कॉन्ट्रैक्ट में काउंट की जगह नॉसफेराटू लिखा हुआ था। इधर शहर में बढ़ती मौतों की वजह से डॉक्टर फ्रेडरिक और उनके साथी डॉक्टरों की हालत खराब हो रही थी। जब उन्होंने शवों की जांच की तो सिर्फ चूहों के काटने के निशान ही नहीं मिले,
बल्कि इंसानी दांतों के निशान भी थे। शरीर में एक भी बूंद खून नहीं बची थी। पूरे इंसान का खून पी लेना कोई चूहा नहीं कर सकता। इन सब चीजों के बीच डॉक्टर फ्रेडरिक उस आदमी से बात करना चाहता था जो काउंट लोकी का गुलाम था, लेकिन अब तक वो आदमी अपनी कोठरी से गायब हो चुका था। उसी दिन नॉसफेरातु शहर में वापस लौट आया था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, थॉमस को डरावने सपने आने लगे। इन सपनों में वो एलन से कहता था कि वो उससे दूर रहे। उसी रात एलन, जो पूरी तरह से कब्जे में थी, अचानक अपने बिस्तर से उठती है और खिड़की की तरफ जाती है। वहां एक परछाई उससे मिलने आती है। ये परछाई किसी और की नहीं बल्कि नॉसफेरातु की थी। नॉसफेरातु एलन से कहता है कि थॉमस ने उसे नॉसफेरातु को बेच दिया है और उसने उस पर साइन भी किया है, लेकिन एलन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। और सच तो ये था कि थॉमस ने उसे किसी को नहीं बेचा था। नॉसफेरातु ने जो कॉन्ट्रैक्ट थॉमस से साइन करवाया था वो दरअसल उसे नॉसफेरातु के हवाले करने का था। अब नॉसफेरातु एलन से कहता है कि उसके पास सिर्फ 3 दिन है और बस यही एक रास्ता है, या तो वो उसके पास आए या फिर अपने चाहने वालों को खो दे, यानी थॉमस और उसके परिवार को। नॉसफेरातु फिर कुछ और अजीब बातें करता है। वो एलन से कहता है कि तुम जानती हो कि तुम एक अधूरी इंसान हो और तुम इंसानों के साथ नहीं रह सकती, इसलिए चुपचाप मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इस पर एलन जवाब देती है, अब मैं सिर्फ थॉमस से प्यार करती हूँ और मेरी ज़िंदगी में अब कोई और नहीं आ सकता। इतना सब होने के बाद अचानक एलन की आंखें खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये सब बस एक सपना था। उसी टाइम एलन के पास ही थॉमस के दोस्त की पत्नी लेटी हुई थी और उसका पूरा शरीर चूहों ने कुतर डाला था। ये सीन वाकई डरावना था। सुबह होते ही डॉक्टर फ्रेडरिक अपनी पत्नी की मौत से बुरी तरह से टूट जाता है और इसी वक्त एलन उसे बताती है कि उसके शरीर पर काटने के निशान भी हैं। एलन को समझ आ जाता है कि ये सब नॉसफेरातु का काम है, लेकिन वो डॉक्टर फ्रेडरिक को ये बात नहीं बता सकती थी क्योंकि वो इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं करता था। इसके बाद एलन थॉमस के दोस्त से पूछती है कि वो लोग उसको पसंद क्यों नहीं करते। उनमें से एक जवाब देता है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता, लेकिन मुझे तुम्हारी बचकानी बातें पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि तुम सिर्फ पागल होने का नाटक कर रही हो। फिर वो सीधा एलन से कहता है कि वो और थॉमस अब अपने घर लौट सकते हैं। इस बीच डॉक्टर फ्रेडरिक उसी जगह पहुंच जाता है जहां नॉसफेरातु का गुलाम रहता था। वो यहाँ नॉसफेरातु के बारे में जानकारी इकट्ठा करने आया था और आखिरकार उसे एक किताब मिलती है जिसमें नॉसफेरातु और उसकी करतूतों का जिक्र होता है। इसमें लिखा था कि जहाँ भी नॉसफेरातु जाता है वहाँ चूहे और बीमारियाँ फैलती है, जिससे मौत और तबाही मचती है। शहर पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। ये तबाही तब तक चलती रहती है जब तक कि नॉसफेरातु को खत्म नहीं कर दिया जाता। अब जब डॉक्टर फ्रेडरिक को वो आदमी नहीं मिलता तो उसे एलन की बीमारी याद आती है। तब उसे एहसास होता है कि असली खतरा एलन की तरफ बढ़ रहा है। अब न सिर्फ एलन बल्कि थॉमस भी खतरे में था, इसलिए वो दोनों को चेतावनी देने के लिए दौड़ पड़ता है। इस बीच थॉमस, जो अब थोड़ा ठीक महसूस कर रहा था, शहर की बदहाली देखकर वहां से निकलने का फैसला करता है। अब एलन तय करती है कि वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच थॉमस को बता देगी। वो बताती है कि नॉसफेरातु शहर में आ चुका है और वो सिर्फ मुझे लेने आया है। मुझे कुछ ऐसी शक्तियाँ मिली थी जिससे मैं इंसानों के अलावा दूसरी शक्तियों से भी जुड़ सकती थी और उनसे बात कर सकती थी। इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करके मैंने नॉसफेरातु को बुलाया था। यही वही सीन है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। शादी से पहले मैंने नॉसफेरातु के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसमें मैंने खुद को उसे सौंप दिया था, लेकिन फिर मैं तुमसे मिली, तुमसे प्यार किया और तुमसे शादी कर ली। और इस सब में मैं अपने वादे को भूल गई थी और अब वो चाहता है कि मैं अपना वादा पूरा करूं। जैसे ही एलन ये सब बताने लगती है, उसकी हालत अचानक बिगड़ने लगती है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है, आंखें उल्टी होने लगती हैं। साफ दिख रहा होता है कि वो पूरी तरह से किसी के कब्जे में है। थॉमस ये सब अपनी आंखों से देख रहा था, लेकिन फिर भी उसका प्यार कम नहीं हुआ। उसे एलन की हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस उसकी देखभाल करता है। वो अब भी जिंदा था और अब भी एलन से उतना ही प्यार करता था। उसने एलन को कसकर गले लगाया और वादा किया कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। वो दोनों इसी तरह काफी देर तक एक दूसरे के साथ रहे। इस बीच डॉक्टर फ्रेडरिक इस समस्या का हल निकालने के लिए रिसर्च कर रहा था। अब ये साफ हो चुका था कि नॉसफेरातु का अंत करने का बस एक ही तरीका था, एलन। मतलब सिर्फ एलन ही नॉसफेरातु को खत्म कर सकती थी। अगले दिन ये खबर आती है कि थॉमस के दोस्त की पत्नी और बच्चा भी इस शराब का शिकार हो गए हैं। उनकी अंतिम यात्रा में थॉमस और एलन दोनों मौजूद थे। वहीं डॉक्टर फ्रेडरिक ने थॉमस से कहा कि अब नॉसफेरातु की रातों को खत्म करने का वक्त आ गया है। उन्होंने प्लान बनाया कि दिन में नॉसफेरातु के ताबूत को खोला जाएगा
और उसके दिल में खंजर घोंपकर उसे खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद वो एलन से मिलने वाले थे क्योंकि उन्हें पता था कि नॉसफेराटू की मौत में एलन की बड़ी भूमिका होने वाली है। डॉक्टर फ्रेडरिक ने एलन से कहा कि उसे अपना अधूरा काम पूरा करना होगा और तब तक वो थॉमस को दूसरी चीजों में उलझाए रखेगा। लेकिन असल में डॉक्टर फ्रेडरिक का प्लान कुछ और ही था जो उसने थॉमस को नहीं बताया था। अगले दिन हम देखते हैं कि थॉमस, डॉक्टर फ्रेडरिक और एक और डॉक्टर नॉसफेराटू के ताबूत को खोजने निकलते हैं। उन्हें ये भी पता चलता है कि थॉमस के दोस्त ने आत्महत्या कर ली है। ये खबर थॉमस को बुरी तरह से तोड़ देती है, लेकिन मिशन अधूरा छोड़ना उसके लिए मुमकिन नहीं था। इस बीच घर पर दिखाया जाता है कि थॉमस के जाते ही एलन पूरी तरह से दुल्हन की तरह सन संवर जाती है। फिर थॉमस और उसके साथी नॉसफेराटू का ताबूत ढूंढ निकालते हैं। वो लोग ताबूत खोलते हैं और नॉसफेराटू को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ताबूत खुलता है तो उसमें नॉसफेराटू नहीं बल्कि उसका गुलाम होता है। उन्हें समझ आ जाता है कि नॉसफेराटू वहां गया है जहां उसे बुलाया गया था, यानी एलन के पास। एलन खुद नॉसफेराटू के पास जाती है और जैसे ही वो वहां पहुंचती है, एलन नॉसफेराटू से कहती है कि अब मैं अपना अधूरा वादा पूरा करना चाहती हूँ, अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। ये सुनकर नॉसफेराटू उसे गले लगाता है और उसका खून पीना शुरू कर देता है, लेकिन इसी दौरान उसे वक्त का एहसास नहीं होता और सुबह हो जाती है। सूरज निकल आता है और एलन जो खिड़की के पास खड़ी थी नॉसफेराटू को वहीं रोक लेती है। जैसे ही सूरज की रोशनी नॉसफेराटू पर पड़ती है वो जलने लगता है और धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। नॉसफेराटू के मरते ही एलन भी बिस्तर पर गिर जाती है क्योंकि नॉसफेराटू ने उसका सारा खून पी लिया था। वो भी वहीं मर जाती है। थॉमस जब घर लौटता है तो उसे बिस्तर पर नॉसफेराटू और एलन दोनों की लाशें मिलती हैं। ये देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है। फिल्म के आखिर में दिखाया जाता है कि जैसे ही नॉसफेराटू की मौत हुई, शहर से उसके प्रभाव की सारी निशानियां मिट गई हैं और इसी के साथ यहाँ पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो अगर तुमको इस मूवी की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।